हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे डायटोमिक लैटिस के बारे में। वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई थिंक ये विजिबल है स्क्रीन पे सभी को। हाँ, अब देखो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था। डायटोमिक लैटिस में हमने वन डायमेंशन लैटिस वाइब्रेशन, अपने जो हमारे पास में टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लैटिस वाइब्रेशन, ये अपने डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हमने डायटोमिक लैटिस के बारे में डिस्कस किया था। अब डायटोमिक लैटिस में हमने डिस्पर्शन, डायटोमिक लैटिस का मतलब क्या था, हमारे पास में 2 एटम थे, ठीक है। और दोनों जो एटम थे वो अलग अलग मासेस के थे, एक स्मॉल एम मास का था और एक कैपिटल एम मास का एटम था। इसके लिए हमने डिस्पर्शन रिलेशन कैलकुलेट किया था और हमें यहाँ पे 2 टाइप के डिस्पर्शन रिलेशन देखने को मिले थे, 2 टाइप के मोड देखने को मिले थे। 2 टाइप के मोड क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि 2 एटम है। यदि किसी भी क्रिस्टल में n एटम होंगे, n डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे, तो हमें n मोड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें कितने मोड्स देखने को मिले थे? 2 मोड्स देखने को मिले थे। क्योंकि क्यों ऐसा देखने को मिले थे? क्योंकि हमारे पास में 2 एटम थे डिफरेंट मासेस के। वी हैव 2 एटम ऑफ डिफरेंट मासेस। और इसके लिए हमने प्लॉट किया था, जो डिस्पर्शन रिलेशन है उसका कर्व हमने प्लॉट किया था यहाँ पे। तो डिस्पर्शन रिलेशन का जो कर्व हमारे पास में निकल के आया था, एक बार मैं दोबारा प्लॉट कर देता हूं उसको, ताकि तुम्हें पता लग जाए वो दोबारा क्या था। एक सेकेंड, ये हमने यहाँ पे प्लॉट किया था डिस्पर्शन रिलेशन का कर्व। 2 टाइप के हमारे पास में मोड थे। कौन कौन से टाइप के मोड थे? डिस्पर्शन रिलेशन मतलब ओमेगा और के में हमने ग्राफ प्लॉट किया था। तो हमारे पास में जो ग्राफ निकल के आया था वो कुछ इस टाइप से निकल के आया था। ये हमारे पास में कॉस्टिक मोड था। यहाँ पे जो के की वैल्यू थी -π/2a थी। यहाँ पे जो के की वैल्यू थी वो +π/2a थी। अब ये यहाँ पे π/a क्यों नहीं आया, π/2a क्यों आया था? क्योंकि हमने यहाँ पे जो डायटोमिक लैटिस वाइब्रेशन कंसीडर किया था उसमें स्मॉल एम मास और कैपिटल एम मास की डिस्टेंस a/2 थी, ठीक है। और सॉरी, ए थी, नॉट a/2, ए डिस्टेंस थी। और फिर स्मॉल एम मास और कैपिटल जो दो स्मॉल एम मास की जो डिस्टेंस थी, जो दो सेम टाइप के मास की जो डिस्टेंस थी वो 2a थी हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 2a डिस्टेंस थी, इस वजह से ये π/2a हमारे पास में आया था। अदरवाइज यदि तुम इसको a/2 लेके चलोगे और दो सेम मास के बीच की डिस्टेंस को तुम a लेके चलोगे तो यहाँ पे π/a आ जाएगा, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये जो हमारे पास में क्वांटिटी थी यहाँ पे, ये था √2β/M। मैं एक बार देख लेता हूँ डायग्राम में, हाँ, 2β/M, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप मिल रहा था, उसके बाद में हमें यहाँ पे इस टाइप का प्लॉट देखने को मिला था। और ये जो वैल्यू थी वो थी 2β/m। बीटा यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट था। ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। और ये वैल्यू भी हमने, ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऊपर वाली, ये वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी। और ये वैल्यू आई थी √2β 1/m + 1/M की पावर हाफ, ये हमारे पास में वैल्यू थी, ठीक है। ये प्लॉट था। तो ये जो बैंड था हमारे पास में, ये वाला बैंड, ये था अकोस्टिकल बैंड, इसको कहेंगे। अब इसको अकोस्टिकल क्यों कहते हैं? क्या डिफरेंस अकोस्टिकल और ऑप्टिकल में? अकोस्टिकल बैंड, और ये जो हमारे पास में था ये था ऑप्टिकल बैंड। और ऑप्टिकल बैंड हमें मोनोटोमिक लैटिस में देखने को नहीं मिलता है। जो ऑप्टिकल बैंड है वो सिर्फ डायटोमिक या ट्राइएटोमिक या पॉलीएटोमिक एटम में ही देखने को मिलता है। मोनोटोमिक में सिर्फ अकोस्टिकल बैंड हमें देखने को मिलेगा। और ये जो यहाँ पे बीच वाला गैप था, ये वाला गैप, ये था हमारे पास में फॉरबिडन बैंड। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू अलाउड नहीं होगी, इससे अपने कह रहे थे फॉरबिडन बैंड। मतलब जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू अलाउड थी वो देख सकते हो, इस रेंज से 0 से लेके यहाँ तक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलाउड है, यहाँ तक मैक्सिमम ये कितनी है, 2β/M। फिर उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलाउड है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। इस रीजन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है वो अलाउड नहीं है इस रीजन में। √2β/M, 2β/m,
ये फ्रीक्वेंसी अलाउड नहीं है। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, दो टाइप के हमें यहाँ पे बैंड मिल रहे थे, अकोस्टिक बैंड और वाइब्रेशनल बैंड। अब यहाँ पे हमारे पास में ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं मैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास में? यहाँ पे जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी बैंड है, वो उसका जो विड्थ है, विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड, वो डिपेंड करेगा जो दोनों टाइप के मास है उनके रेशियो पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड। विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड, सॉरी नॉट फ्रीक्वेंसी बैंड, फॉरबिडन बैंड। क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? फॉरबिडन बैंड। ठीक है, विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड। जो फॉरबिडन बैंड है उसकी जो विड्थ है हमारे पास में, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी जो दोनों मास है उनके रेशियो पे, डिपेंड ऑन m/m रेशियो। इस रेशियो पे डिपेंड करेगी। ये रेशियो जितना बढ़ता जाएगा, विड्थ उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, m/m का जो रेशियो है इंक्रीज करेगा, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी बैंड की जो विड्थ है वो इंक्रीज करेगी। क्योंकि ये इंक्रीज कब करेगा? जब कैपिटल M इंक्रीज करेगा, स्मॉल m डिक्रीज करेगा। स्मॉल m डिक्रीज करेगा तो ये लाइन और ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली। कैपिटल M डिक्रीज करेगा हमारे पास में, सॉरी कैपिटल M इंक्रीज करेगा तो ये लाइन और नीचे आ जाएगी। ये लाइन ऊपर जाने लगेगी और ये लाइन हमारी नीचे आने लगेगी जब ये रेशियो इंक्रीज करेगा, m/m का रेशियो। और यदि m/m का रेशियो डिक्रीज करेगा तो जो विड्थ है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बैंड की विड्थ डिक्रीज करेगी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में। ठीक है, और ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फिजिकली जो फॉरबिडन बैंड है वो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक नेचर ऑफ वेव। ठीक है, जो वेव के इलास्टिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट दी, लिख देता हूं यहां पे मैं, इट रिप्रेजेंट दी characteristics of elastic nature of wave। वेव के इलास्टिक नेचर को ये रिप्रेजेंट करता है। यदि बैंड एग्जिस्ट नहीं करता तो वेव है उसका इलास्टिक नेचर यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होता। तो ये हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास में ब्रिलियन जोन है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन वो किस के की पॉसिबल वैल्यू के लिए है? -π/2a से +π/2a तक हमारे पास में फर्स्ट ब्रिलियन जोन है। फर्स्ट ब्रिलियन जोन का जो एरिया होगा वही हमारे पास में रेसिप्रोकल लैटिस होगा उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए, ये सभी को पता है। उसके आगे सेकंड ब्रिलियन जोन होगा, थर्ड ब्रिलियन जोन होगा, जैसे हमने मोनोटॉमिक लैटिस में प्लॉट किया है। ये हमारे पास में सेकंड पॉइंट है। और हमारे पास में हम ये कह सकते हैं जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ हो सकती है, हमें यहाँ पे पता है कि हमने मोनोटॉमिक लैटिस में भी डिस्कस किया था कि ये जो पॉइंट्स है हमारे पास में, ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पे जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। ग्रुप वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो हमारे पास में जो वेवलेंथ है, जो हमारे पास में जो सॉलिड है, जो लैटिस है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसमें जो वेवलेंथ, पॉसिबल वेवलेंथ, उससे जो या हम किसी भी वेवलेंथ को या किसी साउंड वेव को उस पर इंसिडेंट करें तो कौन सी वेवलेंथ है जो ट्रेवल कर जाएगी, कौन सी वेवलेंथ ट्रेवल नहीं करेगी। तो हमारे पास में यहाँ पे एक रेंज है वेवलेंथ की। जैसे हमारे पास में फ्रीक्वेंसी रेंज है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास में एक वेवलेंथ की एक पर्टिकुलर रेंज है। और जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हो सकती है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ फॉर जोन इज, हमारे पास में वो हो सकती है 4a। स्मॉलेस्ट, थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ
फॉर फर्स्ट जोन इज, क्योंकि हमें पता है जो k की वैल्यू है वो है π/2a और k हमारे पास में क्या होता है 2π/λ, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 4a। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो वेवलेंथ हो सकती है हमारे पास में वो होगी लैम्डा इक्वल टू 4a। इससे हायर ऑर्डर की वेवलेंथ भी हो सकती है हमारे पास में, लेकिन जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हो सकती है वो ये हो सकती है। फर्स्ट जोन के लिए होगी, सेकंड जोन के लिए हायर होगी, थर्ड जोन के लिए और हायर होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है π/2a ये इंक्रीज करती जाएगी π/4a, π/6a, π/8a, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी हमारी इंक्रीज करती जाएगी। जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी वो ये होगी हमारे पास में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। अब अपने यहाँ पे बात करते हैं, हमने यहाँ पे देखो डिस्कस किया था कि दो टाइप के हमारे पास में यहाँ पे मोड होंगे, एक ऑप्टिकल मोड होगा, एक अकोस्टिक मोड होगा। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ऑप्टिकल मोड और अकोस्टिक मोड में? ठीक है, वो अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल मोड एंड अकोस्टिक मोड। डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल मोड एंड अकोस्टिक मोड, क्या मेन डिफरेंस है? देखो ऑप्टिकल मोड जो है हमारे पास में वो कहां से शुरू हो रहा है, √2βm से, स्मॉल m से, यहां से लेके इस पॉइंट तक है, और जो अकोस्टिकल मोड है वो इस पॉइंट तक है। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है ऑप्टिकल मोड और अकोस्टिकल मोड में? इनमें मेन डिफरेंस ये है कि इनका जो एम्पलीट्यूड होगा, अब देखो ये जो मोड है क्रिएट, देखो दो टाइप के, दो एटम है तो दो टाइप के मोड है, और ये मोड क्रिएट किस वजह से होते हैं? ये वाइब्रेशनल मोड है, इनको वाइब्रेशनल मोड भी कह देते हैं, वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड का मतलब क्या है? अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो एटम, जो डायटोमिक एटम है वो कितने टाइप से वाइब्रेट कर सकता है। अब यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास में है, एक ऑप्टिकल है एक अकोस्टिकल है। अकोस्टिकल का मतलब यहाँ पे है जो हमारे पास में जो एटम है, जो दोनों डिफरेंट टाइप के एटम है वो सेम ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। अकोस्टिकल मोड में क्या होगा? इन अकोस्टिकल मोड both atom move in सेम डायरेक्शन। तो ये एक मोड है, ये एक वाइब्रेशन का मोड है, मतलब इस टाइप से भी एटम है वो वाइब्रेट कर सकता है, दोनों के दोनों एटम एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारे पास में। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई दो एटम है हमारे पास में, एक कैपिटल एम मास का है और एक स्मॉल एम मास का एटम है, और दोनों एटम यदि एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनका जो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, तो वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास है इस डायटोमिक एटम का, सेंटर ऑफ मास विल बी इन मूविंग, जो सेंटर ऑफ मास है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगा हमारे पास में। ठीक है, अकोस्टिकल मोड में। या हम ये कह सकते हैं, हमने अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड लिया था हमने, जो A/B का जो रेशियो होगा हमारे पास में, यहाँ पे वो लिख देता हूं, A/B का जो रेशियो होगा, एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होगा इन दोनों के, वो होगा -m/स्मॉल m, यहाँ पे +m/स्मॉल m। जो यहाँ पे A/B का रेशियो है वो है +m/स्मॉल m। प्लस का यहाँ पे मतलब है कि दोनों सेम डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में। A और B यहाँ पे क्या था हमारे पास में, A और B हमारे पास में दोनों का एम्पलीट्यूड था जो हमने स्टार्टिंग में भी कंसीडर किया था। इसका मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ भी है। ठीक है, तुम्हें पूरी एंड बब्बर में इसका कंप्लीट प्रूफ मिल जाएगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करके इसका प्रूफ किया गया है। जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें जरूरत नहीं है, जस्ट पता होना चाहिए कि अकोस्टिकल मोड में क्या होगा, जो दोनों पार्टिकल है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। इट मींस सेंटर ऑफ मास है वो
उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास फिक्स नहीं रहेगा। इसका मतलब जो दोनों एम्पलीट्यूड है, दोनों मासेस का जो एम्पलीट्यूड है उनका जो रेशियो होगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। इसका मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में है। और कितना होगा? कैपिटल M बाय स्मॉल m। इसी टाइप से अपने ऑप्टिकल मोड की बात करें, ऑप्टिकल मोड के लिए ऑप्टिकल मोड की ये भी एक टाइप का डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड है। अब यहाँ पे क्या होंगे, दोनों एटम है वो अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। बोथ एटम मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों एटम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो मूवमेंट होगी वो इस टाइप से होगी कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो फिक्स होगा, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। जैसे ये हमारे पास में एक कैपिटल M मास है, ये स्मॉल m मास है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक इधर मूव कर सकता है, दूसरा इधर मूव कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास है वो फिक्स रहने वाला है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास में ऑप्टिकल मोड है। और यहाँ पे हमारे पास में जो A बाय B का जो रेशियो होगा वो होगा -m बाय कैपिटल M। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन का मतलब है जो एम्पलीट्यूड है वो अपोजिट है, एम्पलीट्यूड अपोजिट है। यदि दोनों का मास सेम हो जाता है, यदि डायटोमिक मॉलिक्यूल में दोनों का मास सेम हो जाता है, इफ मास ऑफ बोथ एटम आर सेम, तो हमारे पास में जो एम्पलीट्यूड है A बाय B वो +1 हो जाएगा और A बाय B -1 हो जाएगा फॉर बोथ। ये अकोस्टिकल मोड के लिए होगा और ये ऑप्टिकल मोड के लिए होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक बार इसको नोट करो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अकोस्टिकल मोड है वो रिप्रेजेंट करता है लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ वेव। ठीक है, जो अकोस्टिकल मोड है, अकोस्टिकल मोड रिप्रेजेंट द लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडिनल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का मतलब है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में एटम है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये है लॉन्गिट्यूडिनल नेचर। और ऑप्टिकल जो मोड है वो ट्रांसवर्स नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्टिकल मोड रिप्रेजेंट दी ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने मूव कर रहे हैं। एक एटम हो सकता है, मान लो वेव है, वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एटम है उसके अपोजिट डायरेक्शन। मान लो वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो सेंटर ऑफ मास फिक्स है, लेकिन जो मासेज है दोनों वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन यही अकोस्टिकल मोड की बात करेंगे तो अकोस्टिकल मोड में हमारे पास में जो वेव है वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी और जो एटम है वो भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑप्टिकल मोड और अकोस्टिकल मोड के लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो हमारा जो ग्राफ है जो हमने प्लॉट किया यहाँ पे, डायटोमिक जो हमारे पास में लैटिस वाइब्रेशन है, डायटोमिक लैटिस वाइब्रेशन से रिलेटेड कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है जो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ तुम्हें। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास में कि हमें पता है यहाँ पे कि डायटोमिक लैटिस में हमारे पास में दो टाइप के, यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स कौन कौन से पॉसिबल मोड्स हो सकते हैं वो मैं सारे लिखवा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे यदि हमें पता है, यदि अपनी बात करें डायटोमिक लैटिस की डिफरेंट टाइप ऑफ मोड की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोड। देखो हमारे पास में यदि अपने मोनोटोमिक लैटिस की बात कर रहे थे
तो मोनोटॉमिक लैटिस में एक ही मोड मिल रहा था क्योंकि नंबर ऑफ एटम एक था। ठीक है, वन डायमेंशन में, ये अपने वन डायमेंशन की बात कर रहे थे। वन डायमेंशन में हमारे पास में मोनोटॉमिक लैटिस के लिए एक मोड था हमारे पास में, किसके लिए? मोनोटॉमिक के लिए, मोनोटॉमिक लैटिस के लिए। और वो कौन सा मोड था? अकोस्टिकल मोड। वही अपने वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस की बात करें तो दो मोड मिल रहे थे हमें, किसके लिए? डायटोमिक के लिए। और इनमें से एक कौन सा था? एक था हमारे पास में ऑप्टिकल, एक अकोस्टिकल तो रहेगा, हमेशा एक अकोस्टिकल रहेगा, बाकी सभी ऑप्टिकल होंगे। एक अकोस्टिकल था, एक ऑप्टिकल था। वही अपने तीन मोड की बात करें तो तीन मोड मिलेंगे हमें ट्राई एटॉमिक एटम में, यदि तीन एटम हो हमारे पास में। और एन मोड मिलेंगे हमें किसमें? एन एटम के लिए। तो यहाँ पे एक टेबल बना देता हूं मैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट डायमेंशन में। ये तो हमने सिर्फ वन डायमेंशन की बात की है। तो वन डायमेंशन में मोनोटॉमिक के लिए एक मोड मिलेगा, डायटोमिक के लिए दो मोड मिलेंगे, ट्राइटोमिक के लिए तीन मोड मिलेंगे, और पॉलीएटॉमिक जिसमें एन एटम है उसके लिए हमारे पास में एन मोड हमें देखने को मिलेंगे। ये तो है सिर्फ वन डायमेंशन में। यदि 2D की बात करें, 3D की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मोड कितने होंगे? तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक टेबल। इसको मोड भी कह देते हैं, इसको ब्रांच भी कह देते हैं अपने, अकोस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच। ठीक है, यदि वन डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं वन डायमेंशन की। वन डायमेंशन में हमारे पास में ऑप्टिकल जो अकोस्टिकल मोड होंगे हमारे पास में, अकोस्टिकल ब्रांच होगी या अकोस्टिकल मोड होंगे हमारे पास में, वो वन होंगे। और जो ऑप्टिकल मोड होंगे हमारे पास में, ऑप्टिकल जो ब्रांच होगी हमारे पास में, वो होगी P-1। यहाँ पे जो P रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, कितने एटम है हमारे पास में। यदि एटम की संख्या एक है, P की वैल्यू 1 है, तो अकोस्टिकल मोड 1 है जैसा हमने यहाँ पे देखा था, और ऑप्टिकल मोड 0 है। यदि P 1 है तो अकोस्टिकल मोड, अकोस्टिकल ब्रांच 1 है, ऑप्टिकल ब्रांच 0 है। यदि P2 है, अकोस्टिकल ब्रांच 1 है, ऑप्टिकल ब्रांच 1 है। P क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। यही अपने 2D में बात करें तो 2D में हमारे पास में होगा, 2D में हमारे पास में जो अकोस्टिकल ब्रांच होगी वो 2 होगी, अकोस्टिकल ब्रांच 2 होगी, और हमारे पास में जो ऑप्टिकल ब्रांच होगी वो हमारे पास में 2P-2 होगी। ये होगा हमारे पास में 2D में। 2D में यदि हमारे पास में मोनोटॉमिक है, P1 है, P1 है, 2D में मोनोटॉमिक है, तो अकोस्टिकल ब्रांच 2 होगी, ऑप्टिकल ब्रांच 0 होगी। ठीक है, यदि P हमारे पास में 2 है तो अकोस्टिकल ब्रांच P2 है तो ये 2 होगी, और ऑप्टिकल ब्रांच B2 होगी। ठीक है, ये होगा हमारे पास में 2D में। यदि 3D में बात करें अपने, 3 डायमेंशन में, 3D में हमारे पास में जो अकोस्टिकल ब्रांच होगी वो कितनी होगी हमारे पास में? वो होगी 3। और ऑप्टिकल जो ब्रांच होगी वो होगी हमारे पास में 3P-3। तो ये हमारे पास में तीनों फॉर्मूले होंगे, इनको तुम याद रखोगे। यदि अपने बात करें टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने होंगे कंप्लीट लैटिस के अंदर, जिसमें n यूनिट सेल है, इसी से आगे बढ़ते हैं अपने। टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन कंप्लीट लैटिस, टोटल नंबर ऑफ
मोड ऑफ वाइब्रेशन इन कंप्लीट लैटिस। कंप्लीट लैटिस की बात करें, लेट्स से एक लैटिस में हमारे पास में n यूनिट सेल, लेट्स से वी हैव ए क्रिस्टल लैटिस, और एक लैटिस के अंदर n यूनिट सेल है। एक क्रिस्टल लैटिस है हमारे पास में और उसमें n यूनिट सेल है, और एक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, p हो सकता है। लेट्स से p इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ये डायटोमिक भी हो सकता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। एक लैटिस एक यूनिट सेल के अंदर एक भी हो सकता है, उसको मोनोटोमिक कहेंगे। दो हो सकते हैं डायटोमिक, तीन हो सकते हैं ट्राइटोमिक, पॉलीएटोमिक। तो यहाँ पे हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ मोड होंगे, टोटल मोड 1D की बात करें, अलग अलग लिख देता हूं, 1D, 2D एंड 3D। यदि अपने 1D की बात करें, अकोस्टिकल और ऑप्टिकल। अब जैसे अकोस्टिकल में पहले 1D में जब एक ये बात कर रहे थे अपने एक यूनिट सेल की, ये जो कहानी थी वो 1 यूनिट सेल की थी, एक यूनिट सेल की कहानी थी। अब यहाँ पे यूनिट सेल है n, यहाँ पे कितने n यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल कितने थे, एक यूनिट सेल था, इसकी ये कंप्लीट कहानी थी। तो जस्ट क्या करना है, n से मल्टीप्लाई कर दो, n, और ये होगा हमारे पास में अकोस्टिकल ब्रांच होगी n, ये होगी np माइनस 1, np माइनस n, ठीक है, np माइनस, एक सेकेंड, n, np माइनस n, ये होगा 2n, और ये होगा हमारे पास में 2np माइनस 2n, और ये होगा 3n, और ये होगा 3np माइनस 3n। तो ये हमारे पास में कहानी होगी कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूले तुम्हें सभी पता होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, याद होने चाहिए तुम्हें। क्लियर है यहां तक? ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड। अब और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे लिखने हैं। सेकंड पॉइंट है, यदि हमारे पास में यदि हम मास को सेम कर दें तो क्या कहानी होगी, देखो नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हम मास को सेम कर दें, डायटोमिक की बात कर रहे थे अपने, डायटोमिक पे दोबारा आ जाते हैं। डायटोमिक लैटिस में डायटोमिक यूनिट सेल, डायटोमिक लैटिस या डायटोमिक मॉलिक्यूल या डायटोमिक लैटिस की अपने बात कर रहे थे। डायटोमिक लैटिस में यदि अपने मास सेम कर दें, कैपिटल एम और स्मॉल एम को सेम कर दें, मासेस आर सेम, तो क्या होगा, देखो यदि मास को सेम कर दें तो हमारे पास में जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ था हमारे पास में, ये हमारे पास में अकोस्टिकल ब्रांच थी, और यहाँ पे ये जो हमारे पास में पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था, √2 बीटा बाय कैपिटल एम, लेकिन मास सेम है तो इसको भी स्मॉल एम लिख देंगे। और जो हमारे पास में ऊपर था √2 बीटा बाय स्मॉल एम, तो वो भी √2 बीटा बाय स्मॉल एम, मतलब यहाँ पे हमारे पास में ये दोनों जो मोड है ये आपस में टच हो जाएंगे। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये भी है √2 बीटा बाय स्मॉल एम, ये ओमेगा है, ये के है, और ये जो वैल्यू थी यहाँ पे, ये वैल्यू थी √2 बीटा √1 बाय एम प्लस 1 बाय एम, तो ये आ जाएगी √2 बीटा √2 बाय एम, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 बीटा बाय एम। तो जो फ्रीक्वेंसी है अकोस्टिकल ब्रांच के लिए, फ्रीक्वेंसी जो रेंज होगी, फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर अकोस्टिकल ब्रांच वो कितनी होगी हमारे पास में, वो होगी 0 to √2 बीटा बाय एम। और वही ऑप्टिकल ब्रांच के लिए बात करें, फ्रीक्वेंसी रेंज
फॉर ऑप्टिकल ब्रांच वो कितनी होगी हमारे पास में, √2β बाय स्मॉल m टू √4β बाय स्मॉल m। ठीक है, ये हमारे पास में डायटोमिक लैटिस में यदि मास सेम कर दे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, जो फॉरबिडन बैंड है वो यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में फॉरबिडन बैंड यदि डिसअपीयर हो गया तो फॉरबिडन बैंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इलास्टिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक नेचर ऑफ वेव। तो ये इलास्टिक नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक कपल्ड ऑसिलेटर की तरह जो बिहेव कर रहा था वो कपलिंग ऑसिलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो नो यदि सेम मास हो जाते हैं हमारे पास में, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मास को सेम करने की वजह से जो हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, नेट फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो 0 से लेके √4β/m तक है। और यही सेम केस हमारे पास में मोनोटोमिक में था। फ्रीक्वेंसी जो रेंज होगी वो सेम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी रेंज विल बी सेम एज मोनोटोमिक लैटिस। मोनोटोमिक लैटिस में जो फ्रीक्वेंसी रेंज थी वही यहाँ पे हो जाएगी, बट वहां पे सिर्फ ऑप्टिकल मोड था हमारे पास, वहां सिर्फ अकोस्टिकल मोड था, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगी। वहां पे जो ग्राफ था वो इसी टाइप से था हमारे पास में, इस टाइप से ग्राफ था। और ये जो हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू थी वो 4β/m थी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास में ग्राफ होगा वो यहाँ से इस टाइप से ये मुड़ जाएगा ग्राफ, लेकिन जो रेंज होगी फ्रीक्वेंसी की वो यहाँ पे सेम रहेगी। यदि मोनोटोमिक की बात करें, यदि डायटोमिक की बात करें, यदि मासेज हमारे पास में सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो थर्ड पॉइंट है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया हो तुम्हें। जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, थर्ड पॉइंट हमें ये कह रहा है, यदि हम मास को इंक्रीज कर दें, जो कैपिटल एम मास है उसको इंक्रीज कर दें, इफ कैपिटल एम मास, देखो यहाँ पे स्मॉल कैपिटल एम मास को अपने इंक्रीज कर दें। ग्राफ को देखो, जो हमारे पास में ग्राफ था, कैपिटल एम कहां पे था, कैपिटल एम नीचे था। कैपिटल एम मास को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, एक मास को अपने इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल एम मास को, जो हैवी मास है उसको अपने इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे 2β बाय कैपिटल एम की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। और यदि एम की वैल्यू अपने इन्फिनिटिव कर दें, जो कैपिटल एम मास है, या हम ये कह दें कि कैपिटल एम मास की वैल्यू स्मॉल एम मास के कंपैरिजन में काफी ज्यादा लार्ज है, एक बहुत बड़ा मास है, एक स्मॉल मास है हमारे पास में। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो 2βm है उसकी वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। 2β कैपिटल एम की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। और क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा था अकोस्टिकल बैंड की। तो अकोस्टिकल जो बैंड है हमारे पास में वो फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पे अकोस्टिकल बैंड फ्लैट हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0। ये अकोस्टिकल ब्रांच है, अकोस्टिकल ब्रांच है वो फ्लैट हो जाएगी, के पैरेलल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, 0 से 0 होगी, रेंज फ्रीक्वेंसी अब 0 होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होगी अकोस्टिकल ब्रांच के लिए। यदि एम की वैल्यू इन्फिनिटिव कर देंगे, ऑसिलेटर नहीं करेगा। ऑप्टिकल ब्रांच की बात करें, ऑप्टिकल ब्रांच पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑप्टिकल ब्रांच पे जो ऑप्टिकल ब्रांच ये थी ना हमारे पास में, देखो ये वाली थी ऑप्टिकल ब्रांच, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 2β 1 बाय कैपिटल एम प्लस 1 बाय स्मॉल एम की पावर हाफ। कैपिटल एम को इन्फिनिटिव कर देंगे, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2β बाय कैपिटल एम स्मॉल एम, 2β बाय स्मॉल एम, और ये वैल्यू भी 2β बाय स्मॉल एम थी। तो ये पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट जो है यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट होगा ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा नीचे की तरफ। तो ये हमें एक फ्लैट लाइन मिलेगी ये वाले। तो ऑप्टिकल जो ब्रांच है वो फ्लैट हो जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2β बाय स्मॉल एम।
ठीक है, तो हमें ये ग्राफ देखने को मिलेगा m टेंड टू इन्फिनिटी पे, कैपिटल M टेंड टू इन्फिनिटी पे जो ऑप्टिकल ब्रांच है, ऑप्टिकल ब्रांच है वो फ्लैट हो जाएगी, फ्लैटर, पैरेलल टू के एक्सिस, के एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी हमारे पास में ऑप्टिकल ब्रांच। क्लियर है आई थिंक यहां तक सभी को? ऑप्टिकल ब्रांच फ्लैट हो जाएगा और जो अकोस्टिकल ब्रांच है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अकोस्टिकल ब्रांच हम ये कह सकते हैं विलुप्त हो जाएगी, अकोस्टिकल ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करेगी और जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो फ्लैट हो जाएगी। इसी में नेक्स्ट पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं, यदि m की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू, इसी ग्राफ में देखो, इसी ग्राफ को देखो, यदि स्मॉल m की वैल्यू अपने डिक्रीज करते जाएं, स्मॉल m की वैल्यू डिक्रीज करते जाएं तो हमारे पास में क्या कहानी होगी? तो स्मॉल m डिक्रीज करते जाएंगे तो ये 2 बीटा m इंक्रीज करता जाएगा और स्मॉल m की वैल्यू यदि अपने, या ये कह दें अपने, स्मॉल m की वैल्यू यदि अपने, यदि यहां पे अपनी बात करें, देखो स्मॉल m की वैल्यू डिक्रीज करती जाए तो ऑप्टिकल ब्रांच, ये जो ऑप्टिकल ब्रांच ऊपर की तरफ शिफ्ट करती जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी। अब जब स्मॉल m की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तब ऑप्टिकल ब्रांच डिसअपियर हो जाएगी इन्फिनिटी पे जाके, सिर्फ अकोस्टिकल ब्रांच रह जाएगी हमारे पास में। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख लो, स्मॉल m, यदि स्मॉल m है उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाए तो ऑप्टिकल ब्रांच मूव अपवर्ड और स्मॉल m टेंड टू इन्फिनिटी, स्मॉल m टेंड टू 0 पर ऑप्टिकल ब्रांच डिसअपियर, ऑप्टिकल ब्रांच डिसअपियर हो जाएगी। ऑप्टिकल ब्रांच यदि डिसअपियर हो जाएगी हमारे पास में, तो हमारे पास में जो डायटोमिक लैटिस है वो मोनोटोमिक लैटिस की तरह बिहेव करेगा और जिसका लैटिस कांस्टेंट कितना होगा? इसका लैटिस कांस्टेंट होगा 2a, क्योंकि दो कैपिटल M मास के बीच की डिस्टेंस 2a है। ठीक है, जैसे हमने कैपिटल M मास लिया था, फिर स्मॉल m मास लिया था, फिर कैपिटल M मास लिया था, फिर स्मॉल m, ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, इनके बीच की डिस्टेंस a थी, इनके बीच की डिस्टेंस 2a थी, तो ये तो हटा दो इन दोनों को, क्या बचेगा? मोनोटोमिक बचेगा और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2a होगी। सिर्फ अकोस्टिकल ब्रांच हमें देखने को मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायटोमिक लैटिस वाइब्रेशन। सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए जितने पॉसिबल हो सकते थे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, यदि पूछा भी जाता है तो क्वेश्चन कर लेंगे अपने तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है, इससे इससे बनने के पूरे चांसेस है, बाकी यहाँ से ग्राफ से भी बन सकते हैं क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट अपने डिस्कस करेंगे फोनॉन वाइब्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा फोनॉन वाइब्रेशन, फिर अपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फोनॉन वाइब्रेशन छोटा सा टॉपिक है ये, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये दोनों टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।